Hello everyone, I welcome you all in my YouTube चैनल परिहार कॉमर्स क्लासेस। ये चैनल हर टॉपिक को आसान लैंग्वेज में डिस्कस करता है और कोशिश करता है कि इसमें कई भी बात हर बच्चे के समझ में आसानी से आ जाए। हम बिजनेस स्टडीज़ में लास्ट जो पार्ट ए का लास्ट चैप्टर है कंट्रोलिंग, उसको डिस्कस कर रहे थे और उसमें अभी तक के हमने डिस्कस किया है कि जो कंट्रोलिंग है वो क्या होती है, कंट्रोलिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं, कंट्रोलिंग के क्या लिमिटेशंस होते हैं और कंट्रोलिंग प्रोसेस को हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। आज हम उसके आगे के टॉपिक्स को इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। टॉपिक से टेक्निक्स ऑफ मैनेजेरियल कंट्रोल। जैसे कि मैनेजेरियल कंट्रोल का मतलब होता है मैनेजर जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में वो किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, तो हर डिपार्टमेंट का एक अपना मैनेजर होता है और ये सभी लोग जो हैं वो फिर टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करते हैं। तो जो मैनेजर है उसके कंट्रोल बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेसफुली जो है आगे बढ़ पाती है। तो बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ मैनेजेरियल कंट्रोल। तो यहाँ पे दो कंट्रोल के बारे में बताया गया है, ट्रेडिशनल टेक्निक्स और मॉडर्न टेक्निक्स। ट्रेडिशनल टेक्निक्स का मतलब होता है कि ऐसी टेक्निक्स जो पहले यूज हुआ करती थी, हालांकि अब भी यूज होती हैं, लेकिन वो बहुत पहले की टेक्निक्स हैं जो आज तक यूज होती आ रही हैं, उनको कहा जाता है ट्रेडिशनल टेक्निक्स। इसमें हम बात करेंगे पर्सनल ऑब्जर्वेशन के बारे में, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स के बारे में, ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में और बजटरी कंट्रोल के बारे में। तो बात करते हैं ट्रेडिशनल टेक्निक की, उसके बाद हम मॉडर्न टेक्निक के ऊपर जाएंगे। तो ट्रेडिशनल टेक्निक से स्टार्ट करते हैं। तो पहले आता है पर्सनल ऑब्जर्वेशन। पर्सनल ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि जो मैनेजर है वो हर एक एम्प्लॉय जो उसके अंडर में काम कर रहा है उसको पर्सनली ऑब्जर्व करता है, उसके सारे के सारे कामों को पर्सनली देखता है कि वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, पहले क्या जब वो अपॉइंट हुआ था और आज जब उसको कुछ साल हो गए हैं तो क्या उसकी परफॉर्मेंस में कुछ इंक्रीज आया है। तो इस तरीके से क्या होता है, ऑब्जर्वेशन की जाती है और ऑब्जर्वेशन करने से जो परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यूसली क्या होती रहती है, अच्छी होती चली जाती है। तो इस तरीके से जो कंट्रोलिंग है, जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, लेकिन थोड़ा सा ओल्ड मेथड है और इसमें काफ़ी सारा टाइम लगता है, क्योंकि हम किसी इंसान को एक दो दिन में ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, उसको हमें बहुत टाइम तक की ऑब्जर्व करना पड़ता है, उसकी सारी रिपोर्ट को एनालाइज करना पड़ता है, तब कहीं जाके हम उसके बारे में बता पाते हैं। तो ये था हमारा पर्सनल ऑब्जर्वेशन। फिर आता है हमारा स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स। स्टैटिक्स हम जानते हैं कि स्टैटिक्स के अंदर में हम ग्राफिकली और डायग्रामेटिकली जो है अपने जो भी डेटा होते हैं उनको हम प्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरीके से स्टैटिस्टिकली हम जो होते हैं, अगर हम बात करें एवरेजेस से, परसेंटेजेस से, रेशियोज से, कोरिलेशन से, हम क्या करते हैं, डिफरेंट परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो इसको कहा जाता है स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट और मैनेजर इन चीज़ों को आसानी से रीड कर पाता है। वो क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले साल से इस साल कितना इंक्रीज हुआ उसको परसेंटेज में निकाल लिया और ग्राफिकली दिखा दिया। तो इस तरीके से हम जो मेथड है ट्रेडिशनल मेथड, उसके अंदर में स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट के थ्रू हम जो है चीज़ों को चेक करते हैं। फिर आता है इसके बाद जो थर्ड हमारा पॉइंट है इसके अंदर में, वो आता है ब्रेक इवन एनालिसिस। तो ब्रेक इवन का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे ना ही प्रॉफिट है और ना ही लॉस है। तो जो ब्रेक इवन एनालिसिस होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि वो किस तरीके से अपनी कॉस्ट को और अपने जो रेवेन्यूज हैं उनको मैनेज कर पाए। तो कॉस्ट और रेवेन्यूज को विद द हेल्प ऑफ सेल्स जो है वो मैनेज करते हैं, हमें कितनी सेल करनी चाहिए, कितना कॉस्ट हमारा लगा है, हम कितना बेचे उसको, ताकि हम रेवेन्यू जनरेट कर पाए। तो इस तरीके से एक चार्ट बनाया जाता है, एनालाइज किया जाता है और कोशिश की जाती है कि हम ब्रेक इवन पॉइंट पे ही ज़्यादा से ज़्यादा रहें और ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिट की तरफ बढ़े और ब्रेक इवन पॉइंट पे रहते हैं तो
ठीक है, तो इसको कहा जाता है ब्रेक इवन एनालिसिस। फिर आता है हमारा, कुछ इसके फॉर्मूले भी दिए हुए हैं ब्रेक इवन एनालिसिस के, आप इनको पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। फिर आता है बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल का मतलब होता है बजट, जैसे कि बजट के बारे में शायद आपको पता होगा, और नहीं पता है तो बता देता हूँ मैं आपको। बजट का मतलब होता है कि एक स्टेटमेंट, जिस स्टेटमेंट में हम अपने एक्सपेंसेस और अपने लॉसेस को, एक्सपेंसेस को और इनकम्स को, सॉरी, उनको लिखते हैं और एनालाइज करते हैं कि हमारे हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो हमारी इनकम से हमेशा कम हो, और इस स्टेटमेंट में जहाँ पे हम लिखते हैं इन सब चीज़ों को, उसी को ही बजट कहा जाता है। तो बजट जो होता है वो बहुत तरीके से हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसके कुछ एडवांटेजेस यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। मैं आपको एक एक एडवांटेज के बारे में बताता हूँ यहाँ पे। तो जो बजटिंग है वो फोकस करता है स्पेसिफिक और टाइम बाउंड टारगेट्स को, यानी हम जो टारगेट बनाते हैं, हमने कुछ टारगेट बना दिया और उसमें टाइम लिमिट रख दिया कि इतने टाइम में हमें उसको कंप्लीट करना है, तो बजट इस तरीके से हमारी मदद करता है उस टाइम बाउंड प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में। बजटिंग एक मोटिवेशन भी प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि जो भी स्टैंडर्ड बनाए गए होंगे, उन स्टैंडर्ड्स को जब एम्प्लॉय बार बार कंप्लीट करता है, तो इससे क्या होता है, वो बार बार अप्रिशिएट किया जाता है, और अप्रिशिएट करने की वजह से क्या होता है, उसको मोटिवेशन मिलती है, और वो फिर काम को और अच्छी तरीके से करता है। इस तरीके से बजट जो है एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी है एम्प्लॉयज़ के लिए। फिर है कि जो बजट है वो रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने में मदद करता है। हम क्या करते हैं, एलोकेट कर देते हैं अपने रिसोर्सेज को डिफरेंट एक्सपेंसेस के ऊपर, और वहाँ से जब हमें रिटर्न मिलता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने अपने रिसोर्सेज का अच्छा यूटिलाइजेशन किया है। फिर आता है बजट जो है वो कोऑर्डिनेशन करने में भी जो क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे अगर हमें सेल्स के लिए बजट प्रिपेयर करना है तो हमें प्रोडक्शन कितनी करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन से हमें जो प्रोडक्शन जो कर रहा होगा, जो मैनेजर होगा, उससे कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा सेल्स मैनेजर को, और इस तरीके से दोनों के बीच में क्या होगा, अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है। तो बजट जो है कोऑर्डिनेशन को करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। और ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है एक्सेप्शन बाय स्ट्रेसिंग ऑन दोज ऑपरेशन विच डेविएट फ्रॉम बजटेड स्टैंडर्ड्स इन अ सिग्निफिकेंट वे। तो मैनेजमेंट को इस तरीके से हेल्प किया जाता है कि जो भी हमने बजट में चीज़ों को बनाया हुआ है, बजट में जो भी चीज़ों को हमने रखा हुआ है, हम उसी टारगेट की तरफ बढ़े, हमें डेविएट होने नहीं देता, यानी हमें अपने रास्ते से भटकने नहीं देता है। तो हमें इस तरीके से बजट जो है वो हेल्प करता है। तो ये थे जो ट्रेडिशनल टेक्निक जो हम फॉलो करते थे अपने कंट्रोलिंग करने के लिए, वो थे यहाँ पे ट्रेडिशनल टेक्निक्स। अब बात करते हैं मॉडर्न टेक्निक्स। तो क्या वो मॉडर्न टेक्निक्स हैं जिनसे हम कंट्रोल करते हैं, हमारा कंट्रोल और अच्छा हो जाता है? तो यहाँ पे आता है सबसे पहले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब जो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, तो ये चीज़ें आप अभी जब अकाउंट्स में जो लास्ट पार्ट है, सी पार्ट, उसको जब पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें देखने को और सुनने को मिलेंगी, और आप प्रैक्टिकली इन चीज़ों को करोगे भी। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है किसी जगह पर, तो उससे आपको जो रिटर्न मिलता है, मतलब जैसे मान लेते हैं कि आपने बैंक में पैसों को जमा किया है, आपने पैसा वहाँ पे डिपॉजिट किया है, तो यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, तो उस इन्वेस्टमेंट पे आपको अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, उसका रिटर्न हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप किसी लैंड को परचेज करते हैं तो आपने वहाँ इन्वेस्टमेंट किया, फिर लैंड का प्राइस बढ़ना, ये क्या हो जाएगा, आपका अच्छा रिटर्न्स हो जाएगा, कि आपको अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट पे। तो इसको कहा जाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मैनेजमेंट को जो अच्छा कंट्रोल होता है उसको करने में मदद करता है, और इससे जो परफॉर्मेंस है मैनेजमेंट की वो भी क्या होती है, हर बार इंक्रीज होती चली जाती है। जब हमें पता है कि हमें ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना है जहाँ से हमें अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, तो इससे क्या होता है कि मैनेजमेंट कंटिन्यूसली आगे बढ़ता रहता है। तो ये पहला मॉडर्न टेक्निक था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फिर आता है इसके बाद रेशियो एनालिसिस। तो इसके बारे में पूरा का पूरा एक चैप्टर है आपके पार्ट सी में, रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो एनालिसिस क्या होता है कि हम डिफरेंट रेशियोज से हम पता करते हैं कि किस तरीके का हमारा सिस्टम होना चाहिए, हमारी लाइबिलिटीज़ कितनी होनी चाहिए, हमारी एसेट्स कितनी होनी चाहिए, उनके बीच में क्या रेशियो होना चाहिए, जिससे हम क्या कर सकें कि अपने जो
कंट्रोल है मैनेजमेंट के ऊपर, उसको और बेहतर कर सकें। तो इसमें कुछ रेशियोज हैं जिनकी मदद से सारे काम किए जाते हैं, और वो है सबसे पहला लिक्विडिटी रेशियो। नाम ही इसका लिक्विडिटी रेशियो। तो लिक्विड का मतलब होता है कि जो बहुत जल्दी जो होता है जो मेल्टिंग चीजें हैं, जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास हमने पैसा कहीं पे जमा किया हुआ है और वो पैसा हमें कितने से जल्दी वो पैसा हम निकाल सकते हैं, इसी को लिक्विडिटी कहते हैं। तो इसको और एक अच्छे एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लेते हैं कि आपने कुछ पैसा जो है गोल्ड में इन्वेस्ट किया, और अब वो गोल्ड में आपका पैसा जो है लगा हुआ है और गोल्ड आपके पास में है। अब आप चाहते हैं कि आपको पैसे की जरूरत पड़ी, तो अब ऐसा तो नहीं कि गोल्ड लेके जाएंगे और आपका काम हो जाएगा, वहां पे पैसे आपको चाहिए होंगे। तो कितनी जल्दी आप उस गोल्ड से पैसों में अपने गोल्ड को अपने पैसों में कन्वर्ट कर लेते हो, इसे वो कहा जाता है उसकी लिक्विड फॉर्म, यानी कितनी जल्दी वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो इस तरीके से क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो हमेशा इस चीज़ की कोशिश करते हैं कि उनके पास अपने जो वर्किंग कैपिटल है, यानी कि ऐसा पैसा जो डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए होता है, उतना जो कैपिटल है वो हमेशा उनके लिक्विड फॉर्म में रहे। तो इस तरीके से लिक्विड रेशियो उनकी इस चीज़ में मदद करता है। फिर आता है हमारा दूसरा जो रेशियो है, सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब होता है कि हमारे ऊपर उधार ना बना रहे, लाइबिलिटी ज़्यादा बढ़े ना हमारे ऊपर। तो हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए कि हम अपनी लाइबिलिटीज को तुरंत तुरंत क्या कर सकें, पूरा कर सकें, कंप्लीट कर सकें, लाइबिलिटी को हटा सकें। तो इसको कहते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। फिर आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, यानी हम इस तरीके से काम करें ताकि जो हमारा प्रॉफिट है, वो बिजनेस हमेशा प्रॉफिट में रहे और उसकी पोजीशन हमेशा अच्छी रहे, और जितना उसने पैसा लगा रखा है, जितना उसने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है, उससे हमें उसको हमेशा क्या मिलता रहे, प्रॉफिट मिलता रहे। इसको कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। फिर आता है टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है कि आप अपने बिजनेस के अंदर में इतना प्रोडक्ट को बनाएं और इतना सेल करें ताकि जो भी आपका सेल वॉल्यूम है वो बढ़े, और सेल वॉल्यूम अच्छा होगा तो इसका मतलब हो गया कि अगर आप चीज़ों को जल्दी से जल्दी जो बनाई हुई चीज़ों को सेल कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया कि आप अपने रिसोर्सेज का अच्छा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो ये टर्नओवर रेशियो में बताता है कि आप अपनी बनाई हुई चीज़ को कितनी जल्दी जो है सेल कर लेते हैं। इसको बोलते हैं टर्नओवर, यानी टर्न हो गया बहुत जल्दी हो, वो प्रोडक्ट जो बनाया हुआ था मैन्युफैक्चर्ड, वो सेल में कन्वर्ट हो गया, यानी पैसों में कन्वर्ट हो गया। तो इसको कहते हैं टर्नओवर रेशियो। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने इस यहाँ पे डिस्कस करी। इसके बाद जो टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा टॉपिक कि हम कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं जिन टेक्निक्स से हम कंट्रोलिंग को और बेहतर कर सकते हैं। तो इसमें हमने बात करी ट्रेडिशनल टेक्निक्स के बारे में और मॉडर्न टेक्निक्स के बारे में। तो इसके बाद के टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।